हेलो स्टूडेंट, ASPCM पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में क्लास 10th वालों का एक्सरसाइज 1.1 जो है वो क्लियर कराया जाएगा बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड रूप में लिखिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो आपको संख्याएं दे रखी हैं इनका आपको फैक्टराइजेशन करना है आपको। ठीक है, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिखना है। आपका जो बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से पूछ लिया जाता है कि आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, और या आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि अभाज्य गुणनखंड जो आपने किए हैं उनके घातों का योग बताइए। ठीक है, इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। तो पहला सवाल हमारा रहेगा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। इसमें पहला सवाल हमारा है 140। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, तो फैक्टर काटना है आपको। चलिए, तो पहले 2 से हो जाएगा, 2 से 2 सत्ते 14, 0 जैसा वैसा, फिर 2 से 2 तिया 6, कितना बचा आपका 1, 2 तिया 6 बचा आपका कितना 1 हो गया 10, 2 पंजे 10। अब ये 5 से, तो 5 सत्ते 35, फिर ये 7 से 7 एकम 7। तो 140 का जो फैक्टर हमने काटे हैं, 140 के अभाज्य गुणनखंड जो काटे हैं वो कुछ इस तरीके से है। 2 गुणा, देखो 2 बार आए हैं तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं हम, गुणा 5 और गुणा 7। ठीक है, या आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि ये जो फैक्टर आपको इसे काटना है जैसे 140 का, तो आपके दिमाग में जैसे 7 से पहले कट रहा है, दिमाग में आया कि 7 से काटे तो 7 से काट दो, गलत नहीं होगा। ठीक है, 7 से काट दो 7 दूना 14। फिर आपका अब दिमाग में आया कि भाई सर 5 से काटेंगे तो 5 से काटोगे, 5 दूना कितना, वो 5 से काटोगे 5 कितना हो गया आपका 20। फिर बेटा 2 से 2 दूना 4 और 2 एकम 2। किसी तरीके से भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले छोटी संख्या से फिर बड़ी संख्या से। ठीक है, आपके दिमाग में जो आ जाए उससे आप काट दोगे। तो ये हो जाएगा आपका पहला सवाल का आंसर। 140 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको कैसे लिखना पड़ेगा, ये 2 बार कट, 2 बार फिर 2 बार, फिर आपका ये 5 से, फिर आपका 7 से, पहले 2 से, 2 से, फिर 5 से, फिर 7 से। तो 2 बार है तो 2 की पावर 2, फिर ये 5 तो 5, और फिर 7 तो इंटू 7। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इनके घातों का योग बताइए, अगर यही पूछा जाता कि 140 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग कितना है, तब कितना हो जाता है ये। तो देखो ये 2 की पावर यहाँ 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है 1 है, तो 2, 3 और 4 घातों का योग यहाँ कितना हो जाता है 4, क्योंकि 2 घात ये है, एक घात इस पे मानी जाएगी, एक घात इस पे मानी जाएगी, तो 2, 3, 4 घातों का योग कितना हो जाता 4 हो जाता। समझ में आ गया। चलिए दूसरा सवाल जो है 156। चलिए 156 के अभाज्य गुणनखंड काटते हैं। तो 2 से जैसे हमने काटा, 2 सत्ते 14, कितना बचा आपका 1, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 सत्ते 14 बचा आपका 1 हो गया 16, क्योंकि 6 आगे है तो हो गया 16, और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से बेटा 2 तिया 6, 1 बचा हो गया है आपका आगे 8, तो 18 हो गया। ठीक है, 1 यहाँ बचा और 8 ये 18 हो गया। फिर यहाँ 2 से 2 तिया 6 बचा आपका कितना 1 हो गया 18, तो 2 नेम कितना 18। फिर 3 से बेटा 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 एकम 13। समझ में आ गया। तो 156 के जो फैक्टराइजेशन हमने किया है उसमें 2 जो है वो 2 बार आया है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 गुणा कितना है आपका 13 है। ठीक है, अब अगला सवाल जो है वो आपका रहेगा 5005 आपका सवाल रहेगा। अब 5005 का जो है वो फैक्टर हम करेंगे, तो पहले 5 से जैसे किया हमने, 5 एकम 5 0 0 1। फिर ये किससे जाएगा, 7 से चेक कर लो इसको। तो 7 से अगर हम चेक करेंगे तो 7 एकम 7 बचा आपका कितना 3 हो गया 30, 7 चौगु 28। ठीक है, बचा आपका 2, 7 तिया 21, तो 7 से चला जाएगा। ठीक है, तो कितना 7 एकम 7 बचा 3 और ये 0 तो 30 हो गया, 7 चौगु 28 बचा 2 हो गया आप कितना ये 21, क्योंकि 1 आगे है, और 7 तिया 21। ठीक है, अब ये किससे जाएगा, अब आप देखो ये 11 से जाएगा। इसमें 11 एकम 11 बचा 3 और 3 इधर है 33 हो गया, 11 तिया 33 और ये हो गया आपका 13 से। ठीक है, तो जो 5005 है इसका जो फैक्टर है 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे, क्योंकि यहाँ देखो रिपीट नहीं हुआ है कोई भी अंक। अब हमारा ये है 74 29, इसको हमको करना है। तो उसमें सोच के देखो कौन से से कटेगा, सोच के देखो कौन से से कटेगा, बताइए। तो देखिए हम पहले इसको 2 से चेक करेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ अगर संख्या
ये लास्ट वाला डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 ऐसा होता तो ये 2 से कट जाता, तो ऐसा तो इसमें है नहीं, तो ना तो ये 2 से कटेगा। 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को, ये जो भी डिजिट है सभी को आप जोड़ लो। तो 7, 4, 2, 9 को जोड़ के देख लो, फिर 3 का भाग दे के देख लो, देखेंगे तो 9 और 2 कितना हो गया आपका, 9 और 2 हो गया आपका कितना 11, 11 और 4 कितना हो गया आपका 15, 15 और 7 कितना हो गया आपका 22। तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से कब कटता है, जब लास्ट में 0 और 5 हो तब, तो 5 से भी नहीं कटेगा। अब यहाँ पर देखेंगे कितने से कटेगा, तो ये पहले कटेगा 17 से, ठीक है, आप चेक करें ना, पहले 17 से कटेगा, तो 17 से कितने बार कटेगा, देखो 17 दूना 34, 17 3 51, 17 चौकू 68, 17 चौकू 68, ठीक है। तो बचा कितना आप 17 चौकू 68, बचा कितना आपका 6, यही बचा, और 2 आपका ये, फिर 17 का इसमें 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 तिया कितना हो गया 51, ठीक है 51, बचा कितना फिर आपका 11 ये बचा, और 9 ये है तो 19 हो गया। अब 17 का इसमें तो 17 7 119, ठीक है 17 से हो गया, 17 से हो गया, ठीक है। अब 17 से कटने के बाद अब इसमें देखेंगे कितने से कटेगा भाई, 17 से हो गया, 13 से चेक करिए देख लो, 13 से कटेगा क्या, 17 के बाद 13 से चेक करिए देखो, 13 से कटेगा नहीं कटेगा, 19 से चेक कर लेते हैं, 19 से, 19 दूनी 38, बचा आपका कितना 19 दूनी 38, 2 5 57 बचा, 19 तिया 57 और ये 23 से, ठीक है। तो आपको 74 29 का ध्यान रखना है, 74 29 अगर आएगा तो 17 19 और 23 से कटेगा, ठीक है। तो 7400 जो 29 है, यानी कि आपका 7429 है, इसका 17 गुणा 19 गुणा 23, ये इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लिए, अगला जो है सवाल कराते हैं दूसरा वाला। चलिए भाई अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल जो है दूसरा रहेगा, वो क्या रखा है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और साथ ही इसका जांच और करना है, सत्यता की जांच करनी है, क्या ये सवाल सही किया है या गलत किया है। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, या एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो कैसे करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको करेंगे। तो देखिए 26 और 91, इसका फैक्टर बेटा काट लेते, तो फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और ये 13 एकम 13, ठीक है। इसको किससे काटोगे, ये 91 है, तो 91 जो है वो किससे कटेगा तुम्हारा, 91 को जब आप काटोगे, ये जो 91 आपको दे रखा है, ये आपका पहले तो कटेगा 7 से, कैसे 7 एकम 7 और 7 तिया 21, फिर ये 13 से, तो 13 एकम 13, तो 26 का जो फैक्टर जो है वो 2 गुणा 13 है, और 91 के जो फैक्टर है वो 7 गुणा कितना है 13 है। तो पहले तो आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, या एलसीएम कुछ भी ज्ञात कर लो। तो एचसीएफ कितना होगा भाई, जो दोनों में कॉमन आ रहा है कितना 13, तो 13 हो गया इसका एचसीएफ। फिर एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे 26 के जैसे दोनों हमने लिख लिए, 2 गुणा 13 लिख लिया। अब इसमें जो है 91 के, अब हम देखो 2 और 13 लिख चुके हैं, तो 2 और 13 अगर आ रहा है तो छोड़ेंगे और लिख देंगे। तो यहाँ देखो 13 आ रहा है, 7 जो है ये लिख देंगे, 13 तो आ चुका है तो हम 7 लिखेंगे, 13 हम लिख चुके हैं ऊपर से, तो हम नहीं लिखेंगे। चलिए इसका गुणा कर लो, 7 दूनी 14 और 14 का गुणा करेंगे 13 में, तो ये हो जाएगा 182। समझ में आ गया, ये कितना हो गया 182। और हमें जांच और करनी है, तो चलिए जांच कर लेते हैं। तो जांच के लिए फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड भी लिख सकते हो, या दो संख्याओं का गुणनफल भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है, कैसे भी लिख दो। तो पहला नंबर जो है वो कितना है 26 है, दूसरा कितना है 91 है, एलसीएम आपका कितना है 182 है, एचसीएफ कितना है 13। तो 13 का 182 में मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2366, और यहाँ भी गुणा करोगे तो ये भी आएगा आपका 2366। अगर ये बराबर है, दोनों अगर बराबर है तो सवाल सही है, अगर दोनों बराबर नहीं आते हैं तो सवाल आपका गलत है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको जांच करनी है, काटना नहीं है आमने सामने का, आप जैसे काट दो ऐसे नहीं, मल्टीप्लाई करके लिखना है। दूसरा सवाल ये है कि 510 और 92 का करना है, ठीक है, यही है। तो चलिए 510 के फैक्टर काटते हो, 510 के फैक्टर किससे कटेगा, तो पहले 2 से शुरुआत हो जाएगा क्योंकि 0 है यहाँ पर, तो 2 से 2 दूना 4 और ये हो गया आपका 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ठीक है। फिर 5 से काट दो भाई, तो 5 से कितना कटेगा, वैसे 3 से भी कट जाएगा, 3 8 24 तो 5 15,
ये 8 24 ते 5 15। फिर अब ये 5 से कटेगा कितने का, 5 एकम 5 और बचा आपका 3, 5 7 35, फिर ये 17 से कटेगा 17 एकम 17। चलिए 92 को काटते हैं, 92 का फैक्टर करते हैं। तो 2 से जाएगा पहले, तो 2 चौकू 8, 2 छिंग 12, फिर 2 से 2 दूना 4 सॉरी, और 2 तिया 6, और फिर ये कितने से 23 से। अब हम HCF, पहले HCF सबसे सरल निकालना, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है, तो एक तो 2 कॉमन आ रहा है, देखो 2 कॉमन आ रहा है तो लिखेंगे भैया 2 इंटू, और कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है तो सिर्फ 2 हो जाएगा HCF इसका, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता तो एक काम किया करो, सामने लिख लिया करो, जैसे 510 और 92 को, सॉरी 92 जो है इनके फैक्टर जो है सामने लिखो पहले, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, इसका बेटा 2 गुणा 2 गुणा 23, ध्यान सुन लो, इतना लिख लिया। अब हमको HCF निकालना है, तो HCF जो है वो हो जाएगा इसका भाई 2, इसमें कॉमन आ रहा है तो 2 हो गया HCF। फिर LCM कितना हुआ, LCM कैसे निकालेंगे वो समझो। यहाँ 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 23। तो इन दोनों हम देखेंगे कि कौन सी संख्या ज़्यादा बार रिपीट हुई है। जैसे 2 यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, तो हम ज़्यादा बार वाला लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। तो इसको ना लिखे हम, ये 2 गुणा 2 है इसको लिखेंगे, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 17, इसके बाद 23। अगर बाई चांस ऐसा आपको दिख रहा है कि यहाँ 3 1 बार है और यहाँ 3 अगर 2 बार या 3 बार होता तो इसको छोड़ के जो ज़्यादा बार है उसको बार लिखते। बहुत ही सरल है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल में आपको बताएं, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4 है, सॉरी 7 है जैसे, और एक है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 है। तो अगर हमें इसका LCM निकालना है, ध्यान सुनना, तो 2 यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, तो ज़्यादा बार है उसको लिखेंगे। यहाँ 3 2 बार है, यहाँ 1 बार, तो इसको ना लिख के इसको लिखेंगे 3 गुणा 3 जो ज़्यादा बार है। अब 5 1 बार है, 7 1 बार है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई कर लो। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 460 आएगा, कर लेना गुणा, ठीक है, 23 460 आएगा। फिर आपको क्या करना है, जाँच करना है इसका। तो जाँच के लिए आपको पता है क्या होता है, N1 गुणा N2 बराबर LCM इंटू HCF। N1 जो है यानी पहला नंबर जो है 510 है, दूसरा नंबर कितना है 92 है, LCM कितना है 23 460, HCF कितना है 2। चलिए गुणा कर लो इसका। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, तो इसका गुणा करके देख लो आपको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46 920, ठीक है। इसका भी मल्टीप्लाई कर लेना, ये भी आएगा आपका 46 920। अगर आपका अलग आता है गुणा तो समझ लो वो गलत हो गया है सवाल, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा होगा। चलिए इसको नोट कर लो, अगला सवाल करना है, जल्दी से नोट कर लो इसको। चलिए अगला सवाल जो रहेगा वो तीसरा रहेगा, दूसरे का तीसरा। 336 और 54 इनका LCM HCF आपको फाइंड करना है और इसकी जांच करनी है। तो क्या करेंगे, 336 और 54 इसका फैक्टर बेटा काट लेते हैं। चलो फैक्टर कर लो इसका। तो 2 से हो जाएगा 2 एकम 2, बचा 1 हो गया 13, 2 छिंग 12, बचा 1 हो गया 16, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8, फिर 2 से 2 चौकू 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। इसका कर लो तो 2 से हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, फिर ये हो जाएगा आपका 27 है ना, तो 3 से हो जाएगा 3 नेम 27, फिर 3 से 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो हम देखेंगे, देखिए 336 का जो फैक्टर है वो आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 इस तरीके से, और 54 का जो फैक्टर है वो आपका कितना है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 इस तरीके से। समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है भाई, इसका LCM और HCF आपको फाइंड करना है। तो HCF तो बहुत सरल है, दोनों में जो कॉमन आ रहा है, देखिए 2 आ रहा है और क्या आ रहा है, और भाई 1 बार 3 आ रहा है। तो 1 बार 2 आ रहा है, 1 बार कौन आ रहा है 3, देखिए 1 बार 2 और 1 बार ये 3 आ रहा है। तो 2 गुणा 3, 3 दूना 6 हो गया आपका HCF। फिर LCM कैसे निकालेंगे, बहुत ही सरल तरीके से, ध्यान सुन लो। तो यहाँ 2 जो है, यहाँ ऊपर वाले फैक्टर जो है 336, उसमें 2 जो है 4 बार है, यहाँ 1 बार है, तो जो ज़्यादा बार है उसको हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी इसको हम नहीं लिखेंगे इस वाले 2। 3 यहाँ 1 बार है लेकिन यहाँ 3 बार है,
तो जो 3 बार है उसको लिख लेंगे। ठीक है, अब बचा आपका कितना 7। ठीक है, अब इन सबका जो है आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन सबका भाई, मल्टीप्लाई कर लो। किसका 2 2 2 2 और 3 3 और 7 का। तो इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो मल्टीप्लाई जो है इसका लगभग जो वो आएगा आपका 30 24। ठीक है, गुणा कर लेना इसका 30 24 आएगा। अब हमको करना है जांच। क्या करना है? जांच। जांच आप खुद करना है इसका। ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू SCM। इसका जांच आपको खुद करना है। क्या करना है? पहला नंबर यहाँ लिख देना है ये वाला, दूसरा नंबर यहाँ लिख देना है, दोनों का गुणा कर देना है बराबर जो आपका LCM है वो यहाँ लिखकर और SCF जो 6 है वो लिखकर और इनका मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई दोनों के बराबर हो जाएंगे तो आपका ये सवाल सही है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसको, अगला कराएं। चलिए अगला सवाल जो है तीसरा वो क्या रखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको SCF LCM ज्ञात करना। जांच आपको करनी नहीं है। पहला सवाल इसमें जो है वो है आपका 12 15 21। 12 15 और 21। तो चलिए 12 के फैक्टर काट लेते हैं भाई 2 से। 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अब 15 का हो जाएगा किससे? 3 से 5 15 और 5 एकम 5। 21 का किससे हो जाएगा? 3 से 3 7 21 तो 7 एकम 7। ठीक है, अब आपको LCM SCF ज्ञात करना है। तो भाई LCM कितना होगा? तो 2 ये 2 बार है और ये 3 लिख चुके हैं तो 5 और 7 लिखेंगे। ठीक है, गुणा कर देना है बस, इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, दूनी 20 और 20 तिया कितना हो गया? 60, 6 7 42, 420 हो जाएगा ये SCF कितना हो जाएगा ये? तो जो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो तीनों में जो है सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है, देखिए। तो SCF इसका कितना हो जाएगा? 3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें जांच नहीं करना है, सिर्फ आपको LCM SCF जो है वो निकाल के छोड़ देना है। समझ में आ गया होगा सब बच्चों को। ठीक है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल तरीके से। दूसरा भैया, दूसरा इसका यानी कि तीसरे का दूसरा सवाल क्या है? तो तीसरे का दूसरा क्या रखा है? 17 23 और 29। तो चलिए 17 का अगर हम फैक्टर काटेंगे तो 17 एकम 17। 23 का भाई 23 से ही कटेगा, 23 एकम 23 के अभाज्य संख्या है ये। 29 का 29 एकम 29। तो अगर इसका हम HCF निकालेंगे तो अगर कुछ कॉमन ना मिले तो क्या मिलता है? कॉमन सिर्फ 1 मिलता है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं जो है, अगर 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्याएं हैं, उनमें अगर मालूम पड़े कि आपके गुणनखंड में अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो उसका HCF कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, यानी सहवाज्य संख्याएं कहते हैं, समझ रहे हो? सहवाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनका HCF 1 आता है। तो उसका मतलब ये जो संख्याएं हैं ये सभी जो है अभाज्य संख्याएं हैं। अब आपको निकालना है इसका LCM। तो LCM आपको खुद निकालना है क्योंकि यहाँ 17 है, यहाँ आपको 23 है, यहाँ आपका 29 है, सभी का मल्टीप्लाई कर देना, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है भाई? तो अगला सवाल जो है वो आपका तीसरा रहेगा, जिसमें 8 9 और 25 आपका दे रखा है। कितना दे रखा है? 8 9 और 25। इसका 11 33 9 आ जाएगा, लिख देना इसका। ठीक है, गुणा कर देना इसका। नौ 27 और 7 7 49। ठीक है, और ये हो जाएगा। अब देखो तीसरा देखते हैं। इसका तीसरा जो है वो क्या है? तीसरा जो है वो है आपका 8 9 और 25। चलिए इसका करते हैं। तो 8 का भाई 2 से 2 चौगु 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। फिर 9 का 3 तिया 9 और 3 एकम 3। फिर बेटा 25 का तो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। समझ में आ गया? यहाँ तक करना क्या है भाई? इसका फैक्टर आपका हो गया। अब आपको निकालना है इसका LCM और SCF फाइंड करना है। तो बहुत ही सरल है। LCM कैसे निकालेंगे? तो 2 ये 3 बार है। ठीक है, फिर ये 3 है 2 बार, फिर ये 5 है 2 बार। ठीक है, 5 पंजे 25 और 25 दूनी 50 दूनी 100, 100 का इसमें 100 दूनी 200 और 2 से का गुणा जो है वो 3 या 9 में करेंगे, 9 दूनी 18 से आ जाएगा। अब आपको निकालना है इसका HCF।
तो इस सम में जो कॉमन आ रहा है, तो कोई कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, देखो इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो HCF जो है इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया है? जल्दी से नोट कर लो, अगला सवाल कराएं। चलिए अगला सवाल जो है वो आपका चौथा है। कह रखा है आपका 306 और 657 का जो HCF है 9 है, और 306 657 का LCM आपको फाइंड करना है। इस टाइप का सवाल आपका बोर्ड परीक्षा में 100% मिलेगा। ठीक है, अच्छे से आपको समझना है, बहुत ही सरल सवाल है। तो आपको एक सूत्र पता है, सूत्र आपको पता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इक्वल इंटू LCM। ठीक है, आपका फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू LCM। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा, वो आपका सूत्र यहाँ लगाया है। तो N1 कितना है आपका, N1 जो है नंबर ऑफ आपका फर्स्ट नंबर जो है वो कितना है आपका 306। ठीक है, और सेकंड नंबर जो आपका कितना है 657 है। LCM बेटा कितना है वो हमको निकालना है, तो LCM जैसा का वैसा। HCF कितना है, HCF है 9, तो ये 9 लिख दिया। ध्यान से देखो, पहला नंबर ये 306 है, दूसरा कितना 657, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, ध्यान रखना है, इन्हीं संख्याओं का HCF दे रखा है और इन्हीं संख्याओं को आपको LCM पूछा है। ठीक है, तो पहला नंबर और दूसरा नंबर इक्वल टू लगा दिया, LCM हमको भाई निकालना है, तो जैसा वैसा। HCF हमको दिया है, तो ये 9 लिख दिया। ठीक है, क्या करना है आपको, 9 से इसको किसी को भी, जैसे आपकी इच्छा है, आप 9 से चाहे इसको काट दो, ये भी कट जाएगा, 9 से इसको काट दो, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए 9 से हम इसको काटते हैं, तो ये 9, इसका 9 से काटेंगे, ये हो जाएगा 9 तिया 27, बचा आपका 3। ठीक है, 9 तिया 27, बचा कितना आपका 3, और 9 चौगु 36, तो 34 ही हो गया। ठीक है, तो 34 का और 657 का गुणा कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा आपका। और 657 का गुणा जो है वो हो जाएगा आपका 22, 33, 8। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से नहीं करना चाहो तो कैसे करोगे भाई, देखो ऐसे ही आपको करना है, इसी तरीके से, और कोई आपका रूल नहीं है और कोई नियम नहीं है इसको करने के लिए। आप फैक्टर काट के करोगे, नहीं करना है, इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, कोई बच्चा जो ऐसे कर देता है कि भाई यहाँ पर जैसे 306 है और ये आपका कितना है 657 है, बराबर LCM इंटू आपका HCF 9 है, तब LCM हम निकालेंगे, तो 306 बटा 657 बटे कितना 9, इससे ये काटा 31 बार, बात तो वही पड़ेगी। ठीक है, तो किसी तरीके से आपको, ठीक है, यहाँ पर क्या था, गुणा में था, इधर भाग में आएगा, तो इससे कट जाएगा, तो यहीं पर हमने काट दिया है। ठीक है, जल्दी से नोट करो, अगला सवाल कराएं। तो चलिए अगला सवाल क्या रखा है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर उठाओ, तब 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा। ठीक है, वैसे तो आप अंदाज़ा लगा के देखो, जैसे n बराबर हम यहाँ 1 रखेंगे, तो 6 कम 6 2 रखेंगे, 6 से 36 3 रखेंगे। कभी भी जब हम गुणा मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 का पावर जब हम रखेंगे, यहाँ पर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, कुछ भी रखें, इस 6 का पावर कोई भी नेचुरल नंबर रखें, तो लास्ट वाला जो डिजिट है आपका, लास्ट डिजिट इसका जो होगा, यानी लास्ट जो अंक होगा वो कितना होगा, 6 होगा। सीधी सी बात है, कितना होगा, 6 होगा लास्ट डिजिट इसका। लास्ट डिजिट कितना होगा आपका, 6 होगा इसका। अब आपको कैसे इसको करना है, किस तरीके से आपको बताना है, भाषा के रूप में आपको किस तरीके से बताना है, कैसे आपको वेरीफाई करना है कि ये जो 6 की पावर n है वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तब आपको एक बात पता है कि 0 पर जो भी संख्या 0 पर ख़त्म होती है, जैसे 10 ले लिया हमने, 20 ले लिया, 30 ले लिया, इनका अगर हम फैक्टर करें तो 10 का कितना हो जाएगा, 2 गुणा 5 हो जाएगा। 20 का कितना हो जाएगा, 2 गुणा 5 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। 30 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर ये 5, इतना ऐसे होगा। अब आप इसमें देख लीजिए, जो भी संख्या 0 पर ख़त्म होती है, 0 पर समाप्त होती है, उनके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से आएगा। देखिए 2 और 5 होगा ही होगा, है कि नहीं। जो संख्या 0 पर ख़त्म होती है उनके अभाज्य गुणनखंड में, यानी फैक्टर काटने पर 2 और 5 आएंगे ही आएंगे।
तो हम क्या करेंगे, इस 6 का फैक्टर काट के देखेंगे, ठीक है। और 6 का फैक्टर काट के हम इसको बताएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 6 की पावर n में हम क्या करेंगे, 6 जो है यानी कि आधार, इसका हम फैक्टर काटेंगे। तो ये हो जाएगा 2 से हो जाएगा आपका 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 0 आने के लिए आपको पता लग गया कि भाई उसके अभाज्य गुणनखंड जो है 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होने चाहिए, यानी 2 और 5 अनिवार्य रूप से होने चाहिए। लेकिन जब हमने 6 का अभाज्य गुणनखंड काटे तो उसमें 2 आया है, 3 आया है, 5 तो आया ही नहीं है, यानी 2 और 5 तो आना ही चाहिए। अब 5 नहीं आया तो कह देंगे कि भाई ये जो 6 है ये इसकी पावर आप कितनी भी लगाओ ये 0 पर समाप्त नहीं होगी, यही हमको लिखना है। तो लिखेंगे चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 है, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, 5 शामिल नहीं है, सम्मिलित नहीं, जैसे आप कहना चाहो वैसे कह दो, शामिल नहीं। अतः 6 की पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। कितना सरल है सरल नहीं सरल है। क्या किया हमने, हमें पता है कि 0 पर समाप्त होने वाली संख्याओं का जो फैक्टर हम काटते हैं उसमें 2 और 5 अनिवार्य रूप से आता है, और इसका जो हमने फैक्टर काटा है 6 का, तो इसमें 2 और 3 आए हैं, 5 नहीं आया, यानी 5 भी आया था तो ये 0 पर समाप्त हो जाती है। तो यही लिख दिया है 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 3 है जिसमें 5 शामिल नहीं है, यानी कि 5 जो है वो सम्मिलित नहीं है, अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसी तरीके यही आपको लिखना है, ठीक है, बहुत ही सरल तरीके। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, अगला सवाल कराएं 6। चलिए भाई, अगला सवाल जो है वो हमारा क्या रखा है कि भाई व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। आपको व्याख्या करके बताना है, यानी कि आपको लैंग्वेज में आपको बताना है, आपको कोई ना कोई रीजन देना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। देखिए, हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। और आपको पता है, आपने अभी तो ऐसे पढ़ा है कि भाई भाज्य संख्या वो होती है जिनमें स्वयं के अतिरिक्त और किसी संख्या से भाग चलाया भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या वो होती है जिनमें स्वयं का भाग जाए और 1 का भाग जाए, इसके अतिरिक्त और किसी का भी भाग नहीं। 1 में तो सबका चला जाता है, इसमें स्वयं का भाग जाए। लेकिन अब यहाँ हम परिभाषा थोड़ी अलग करेंगे। भाज्य संख्या क्या होती है उसको कैसे समझेंगे। भाज्य संख्या वो होती है जिनके आप फैक्टर काट दो, जिनको आप 2 संख्याओं के गुणा में लिख दो। जैसे कि हम आपसे कहें 21 की बात कही हमने, तो 3 7 21, यानी कि 21 का फैक्टर हम काट सकते हैं, जिसको फैक्टर के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं, वो आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। 23 की हम बात करें तो 23 का तो भाई कैसे काट लोगे, 23 का कटेगा ही नहीं फैक्टर, 23 से ही कटेगा। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर 25 की, जैसे हमने बात की तो 5 गुणा 5 हो गया। यानी किसी भी संख्या को इस फैक्टर के रूप में जब हम लिख देते हैं, फैक्टराइजेशन कर देते हैं, तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि ये भी फैक्टराइजेशन किया हुआ रखा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्लस रखा है। देखो यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ तक है, यहाँ बेटा यहाँ प्लस है, तो फैक्टर कटा हुआ नहीं रखा है। इससे जो भी संख्या बनेगी उसका हमको फैक्टर काटना है। इसको हल करके भी कर सकते हैं, सबका गुणा करके 13 जोड़ दो, फिर उसके फैक्टर काट लो, सबका गुणा करके 5 जोड़ दो, फिर फैक्टर जो है उसका कर दो। बहुत टाइम लगेगा और ये सही भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि भाई जब आप करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो भाई क्या करेंगे हम क्या करेंगे, दोनों संख्याएं यहाँ पर पहले नोट करेंगे, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और दूसरी संख्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ठीक है, कोशिश हम ये करें कि गुणा करके और फिर प्लस करके ना हो, ऐसा कोशिश करें कि एक बार में जल्दी से इसको सॉल्व कर दें, किसी ना किसी तरीके से कॉमन ओमन लेके। ठीक है, गुणा करके बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो क्या करें, देखो 13 और 13 यहाँ पर भाई कॉमन है, दोनों इस वाले पक्ष में प्लस इस वाले में, यानी इस वाले टर्म में यहाँ से यहाँ तक, इस तक, यहाँ तक और यहाँ तक। देखिए यहाँ पर 13 कॉमन है, तो इस संख्या में जब 13 कॉमन है तो 13 कॉमन ले लिया, तो 7 गुणा 11
गुणा यहाँ 13 कॉमन है तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ से 13 कॉमन है कितना हो जाएगा 1, क्योंकि कॉमन लेना क्या होता है भाग देना, और 13 जब कॉमन लिया है तो 13 का जब इस वाले संख्या में भाग देंगे तो 13 से जब भाग देंगे तो 13 से 13 कट जाएगा एक बार, और यहाँ 13 से भाग देंगे तो 13 से 13 यहाँ कट जाएगा एक बार। इसी तरीके से यहाँ पर 5 कॉमन ले लेंगे तो कितना 7 गुणा 6 गुणा 5 कॉमन लिया 5 से भाग देंगे पूरे में इसमें, तो 5 एकम 5 ऐसे जाएगा ना, 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 एकम 5, क्योंकि 5 कॉमन ले लिया हमने। यहाँ तक आ गया होगा सब बच्चों को, ठीक है। फिर 13 ये, और ये हो गया आपका 11 सत्ते 77 एकम 77 और 1 78, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करो 1008 आ जाएगा, इसको जोड़ोगे 1009 हो जाएगा, तो 5 गुणा 1009 होगा ये जो है, यानी इस जो ये संख्या है इसके फैक्टर जो है इतना आएगा। आप मल्टीप्लाई करके भी इसके फैक्टर काटोगे तो 5 गुणा 1009 आएगा। क्या किया हमने, 5 कॉमन लेके इसको हल कर लिया, पता लग गया इतना फैक्टर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब इसमें तो 13 गुणा 13 6 78 या 13 2 3, ठीक है। 13 6 78 होते हैं, तो क्या किया 13 और 3 दूना 1 कितना हो गया 6, यानी 6 के भी फैक्टर काट दिए एक साथ में। तो इसका जो फैक्टर है वो कुछ इस तरीके से, इसके जो फैक्टर है वो कुछ इस तरीके से। किसी भी संख्या को अगर आप फैक्टर के रूप में लिख दो तो भाज्य संख्या कहलाती है, यही हमको भाषा में लिखना है। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पर 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्रम से, अभाज्य गुणनखंड जो है वो क्रम से कितना है भाई 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13 और 5 गुणा 1009 है। अतः यह है भाज्य संख्या होगी। कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी। इतना ही आपको लिखना है। अगर आपको ऑनलाइन बढ़ानी है तो यहाँ लिख देना, चूंकि भाज्य संख्या को हम भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि उसके हम फैक्टर काट सकते हैं। ये भी आप नीचे लिखना चाहो तो लिख देना, वैसे आपका इतना ही सही है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत ही सरल हो गया आपका। आपने क्या किया, दोनों संख्याओं को नोट करके 13 कॉमन लेके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया है, इसमें भी 5 कॉमन लेके अभाज्य गुणनखंड, यानी इतना गुणा इतना। यहाँ ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं था क्योंकि यहाँ पे प्लस का 5 था। देखो अभाज्य गुणनखंड मतलब गुणा के रूप में आपको संख्या लिखनी होती है, लेकिन यहाँ प्लस का 5 था, इसलिए गुणा के रूप में हमको लिखना था, जो हमने लिख दिया है, जिससे हमें पता लगा कि भाई ये जो संख्याएं हैं वो आपकी कैसी है, भाज्य संख्या है। समझ में आ गया सब बच्चों अच्छे से? जल्दी से बेटा इसको नोट कर लो, अगला करा। चलिए भाई अगला सवाल जो रहेगा वो 7वां सवाल है, ठीक है। भाषा बहुत बड़ी है, सवाल बहुत छोटा है, थोड़ा भाषा को समझते हैं क्या है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, इसमें वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं तथा रवि को 12 मिनट लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में, ठीक है। अब वो क्या रखा है, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में जो रवि है उसको 12 मिनट लगते हैं और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। ध्यान सुनना। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में दौड़ते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे वो बताना है आपको, ठीक है। तो क्या होगा भाई, वो ये कह रखा है कि भाई एक आपका वृत्ताकार मैदान है जिसमें एक सोनिया लड़की है जो एक चक्कर को पूरा लगाने में उसको कितना लगता है भाई, उसको जो है 18 मिनट लगते हैं, ठीक है, मिनट। और वहीं पर एक बच्चा और है जिसका नाम है रवि, और रवि को जो है वो एक चक्कर पूरा लगाने में कितना मिनट लगता है भाई, 12 मिनट लगता है। ये दोनों एक ही स्थान पर एक ही स्थान से एक ही टाइमिंग में
ठीक है, एक ही स्थान से एक ही टाइमिंग में और एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद ये दोनों इसी स्थान पर मिलेंगे, ये आपको बताना है। अगर ये विपरीत इस तरीके से दौड़ते तो भाई ना तो 18 मिनट लगते ना 12 मिनट लगते, इससे कम लगता, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत इस तरीके से भाग रहे हैं। ठीक है, अब वो कह रखा है कि भाई ये जो है ना एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तब जब एक ही दिशा में भाग रहे हैं इस तरीके से, एक आगे होगा एक पीछे होगा, ठीक है, तो ना तो 18 मिनट से ज़्यादा लगेगा, 12 मिनट से भी ज़्यादा लगेगा, ये क्लियर हो गया है। क्योंकि आप सोच के देखो, रवि जो है इस तरीके से भाग रहा होगा और सोनिया उसके पीछे होगी, एक चक्कर वो पूरा लगा चुका होगा। ठीक है, एक चक्कर हो सकता है पूरा लगा चुका होगा उसके पीछे पीछे जब सोनिया भाग रही होगी तो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई 18 और 12 मिनट से ज़्यादा लगेंगे। इस स्थिति में जब एक ही स्थान से एक ही टाइमिंग पर, एक ही स्थान से और एक ही समय में और एक ही दिशा में, ये इम्पोर्टेंट है, जब एक ही दिशा की बात की जाए, दिशा जो हो कैसी हो, समान हो दोनों की, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, एलसीएम। तो क्या करना है हमको, एलसीएम निकालना है 18 का और आपका 12 का। एलसीएम निकाल दो, आंसर आएगा 2 का 2 ने 18, 2 छिंग 12, 2 से 2 तिया 6, 9 जैसा का वैसा, 3 से 3 तिया 9 और 3 एकम 3 और 3 एकम 3। तब एलसीएम जो है वो आ गया इसका 2 दूना 4 तिया 12, 12 तिया 36, कितना हो गया 36 मिनट। यानी वो दोनों जो है 36 मिनट बाद एक दूसरे को मिलेंगे। ठीक है, एक ही स्थान पर एक दूसरे को मिलेंगे, कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद। बहुत ही सरल सवाल है तुम्हारा। ठीक है, तो आशा करते हैं सही बच्चों को जो है प्रत्येक सवाल अच्छे से समझ में आया हुआ। सही बच्चे जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करें।